स्वागत है मेरे मित्रों। आज की कक्षा में हम जिस बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बिंदु प्रश्न पत्र से संबंधित है, जो हम इस समय निरंतर हल कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। 5 का प्रश्न का क्या कहता है? मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दो स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र लिखिए। यहाँ पर आपको दोनों की अलग अलग परिभाषाएं और दोनों के अलग अलग सूत्र लिख देने हैं। ये प्रश्न आपका 4 नंबर का है। दो नंबर के हैं दोनों, समझे भैया? तो हमने पहले हेडिंग डाल ली कि मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर। अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक की। तो भैया, उन्नयन क्या होता है? उन्नयन का मतलब होता है चढ़ाव। उन्नयन का मतलब चढ़ाव होता है, ठीक है। मोलर ये मोल से लिया गया है। तो आइए, क्या है इसकी परिभाषा? किसी विलायक के सौ ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य का 1 ग्राम अणुभार, जिसे क्या कहा जाता है? 1 मोल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं भैया? 1 मोल, ठीक है। घोलने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को उस विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। समझ में आई बात? इसे K-B से प्रकट करते हैं। बात भैया समझ में आई?
तो क्या हुई परिभाषा मोलर उन्नयन स्थिरांक की? ये हेडिंग पड़ी हुई है आपकी। किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युतन अपघट्य का 1 ग्राम अणुभार या 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को उस विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी डैश से प्रकट करते हैं। बात भैया समझ में आई? तो अब हमको सूत्र भी लिखना है आणविक द्रव्यमान का। तो क्या होता है? m बराबर स्मॉल w गुणा k डैश b गुणा 100 बटा कैपिटल W गुणा डेल्टा टीबी। बात समझ में आई? ये भैया हो गया सूत्र। अब इसमें कौन चीज क्या है? m क्या है? जहां m बराबर विलेय का आणविक द्रव्यमान समझे भैया? कॉमा के डैश बी तो पता है आपको। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का द्रव्यमान ये ग्राम में होना चाहिए। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का द्रव्यमान समझे भैया? ये भी आपका ग्राम में होना चाहिए। और डेल्टा टीबी क्या है? ये है क्वथनांक में वृद्धि। डेल्टा टीबी बराबर क्वथनांक में वृद्धि। अब क्वथनांक तो जानते ही होंगे, हैं? जिस निश्चित ताप पर, क्वथनांक के विषय में 2 परिभाषाएं हैं। तो एक सामान्य बात मैं बताए देता हूं कि जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है वो ताप उस द्रव का क्वथनांक बोला जाता है। बात समझ गए भैया जी? इतना समझ में आ गई बात? अब आ जाइए मोलर उन्नयन स्थिरांक पर चलते हैं। कोई अंतर नहीं है, बहुत आसान है। मोलर उन्नयन स्थिरांक सेम परिभाषा रहेगी, बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है। वो परिवर्तन क्या है? ये भैया 100 ग्राम की जगह पे तुम्हें 1000 ग्राम करना है, यानी 1 किलोग्राम करना है। ठीक है? तो क्या होगी परिभाषा? किसी विलायक के 1000 ग्राम, जिसे हम सब 1 किलोग्राम भी कहते हैं, में किसी अवाष्पशील
वैद्युत अनपघट्य का 1 ग्राम अणुभार यानी 1 मोल घोलने पर ठीक है भैया, विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से प्रकट करते हैं। बात समझ गए भैया? तो सूत्र क्या होगा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का? सेम यही रहेगा। 100 की जगह पर तुमको 1000 कर देना है केवल। तो क्या बनेगा सूत्र? m बराबर स्मॉल w गुणा kb गुणा 100 की जगह पे 1000 कर देना है बटा w गुणा डेल्टा टीवी। बात समझ में आई? समझे भैया? तो ये था मोलल उन्नयन स्थिरांक और ये है मोलर उन्नयन स्थिरांक। खूब ध्यान से देख लीजिए, इतना आप लिख देंगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे तुमको फुट से। समझ में आई बात? तो देखिए भैया, प्रश्न खा क्या कहता है? हर एक जो प्रश्न है ये 1-1 नंबर का है, यानी कुल आपको इस प्रश्न में नंबर मिलेंगे 4। लेकिन शर्त यह है कि आपको चारों के IUPAC नाम लिखने पड़ेंगे। ये भाई याद रखिए। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है कि कोई भी उपसंयोजक यौगिक है और उसका IUPAC नाम अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। अगर ऑक्सीकरण संख्या आप नहीं ज्ञात करेंगे तो भैया आप IUPAC नाम नहीं लिख सकते। समझ में आई बात? तो यहां पर जैसे ये कोबाल्ट है, ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करनी है तो हम शॉर्टकट में आपको बताए देते हैं। हमने मान ली X। अच्छा, ये है अमोनिया। अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, तो 0 में 6 से गुणा करोगे तो वो 0 ही होगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया। क्लोरीन की -1 होती है, 3 है, तो 3 एकम 3 माइनस के 3 हो जाएंगे और बराबर हो गया 0। ये इसको इधर लेके आ जाओगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से कोबाल्ट की इस यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या है +3। समझ गए भैया? इधर आ जाइए, इसमें प्लेटिनम की निकाल लीजिए। जैसे इसमें निकाला है बिल्कुल वैसे ही तुमको इसमें भी निकालना है। हमने मान ली X,
ये हो गया 0, छोड़ दीजिए जो 0 हो जाए। ये हो गया -2, ठीक है। तो x -2 बराबर 0, और इसको इधर ले आओगे तो x की वैल्यू +2 हो जाएगी। तो ये हो गई भैया ऑक्सीकरण संख्या प्लैटिनम की +2 इस यौगिक में। इधर आ जाइए, इसमें आपको निकिल की निकालनी है। केंद्रीय धातु परमाणु आपका निकिल है, ठीक है। तो आइए भाई, तो पोटेशियम की होती है +1 और 2 हैं तो +2 हो गई। निकिल की हमने मानी x, तो प्लस लगा के x लिखिए। Cn की होती है -1 और 4 से गुणा कर दोगे तो -4 हो जाएगा बराबर 0। बात भैया समझ गए। अब इसको तुम हल करोगे तो x बराबर आ जाएगा +2। कैसे भाई, हल कर लो। ये था आपका +2 + x -4 बराबर 0। तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +2, ठीक है। तो ये हो गया, यहां पर निकिल की ऑक्सीकरण संख्या आ गई +2। बात भैया समझ गए। इधर आ जाइए, इसमें कोबाल्ट की निकालिए कितनी है ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए, फिर वही चीज हमने इसकी मानी x, ये हो गया -3, ये हो गया 0 बराबर 0। अब इसको इधर ले जाओगे तो ये +3 हो जाएगा। तो इसमें भी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। तो आइए नाम लिखना प्रारंभ करते हैं। बहुत आसान है लिखना, ठीक है। तो ये जटिल भाग है इसका। सबसे पहले लिगंड का नामकरण करेंगे। लिगंड जितने भी हों, अब देखिए इसमें 6 हैं, तो 6 के लिए हम लगाते हैं हेक्सा। हमने लगाया हेक्सा, ठीक है। NH3 है, NH3 के लिए एमीन, तो हेक्सा एमीन, ठीक है। अब केंद्रीय धातु का नाम रखिए कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या रखिए रोमन अंकों में 3, और क्लोराइड, ये हो गया इसका IUPAC नाम, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। आइए भैया इस पे चलते हैं। फिर वही, अब यहां पर आप देखिए कि दो दो प्रकार के लिगंड बैठे हुए हैं, ठीक है। ये एमीन है, ये क्लोराइडो है या क्लोरो है, एक ही बात है, ठीक है। एमीन में A है, क्लोराइडो या क्लोरो में C है। A पहले आता है अल्फाबेट में, C बाद में आता है, तो पहले इसका नामकरण आप करिए। ये हैं NH3 कितने, 2 हैं, तो 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई, ठीक है। एमीन, तो डाई एमीन, ठीक। अब 2 ही Cl हैं, तो डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, क्लोरो भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं है। प्लैटिनम, ऑक्सीकरण संख्या इसकी रख दीजिए 2 है, 2 लिख दीजिए, ये हो गया। इधर आ जाइए, इसका नामकरण, तो धन भाग में पोटेशियम बैठा हुआ है। अब 2 है पोटेशियम, तो 2 हो, 3 हो, 4, हमें यह बात से लेना देना नहीं है कौन है बैठा, केवल उसका नाम आपको लिख देना है। तो पोटेशियम बैठा हुआ है, तो पोटेशियम लिख दीजिए। पोटेशियम। अब हमने देखा ऋण भाग इसका जटिल है, लिगंड का नामकरण पहले करिए। 4 हैं, तो 4 के लिए टेट्रा, Cn, साइनो, निकिल है। अब ऋण भाग में बैठा है तो निकिल नहीं लिखेंगे, निकिलेट, निकिलेट। ऑक्सीडेशन नंबर इसका रख दीजिए 2 है,
ये हो गया इसका IUPAC नाम। तो आइए भैया अब इस पे चलते हैं, आसान थे बहुत। अब इसमें सबसे पहले इसका नामकरण करिए। ये पहले लिखा है, इस बात से हमें नहीं लेना देना है। देखो ये चीज भैया जान लीजिए कि जो पहले लिखा है हम उसका नामकरण पहले करेंगे, लिगेंड का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नाम में अल्फाबेटिकल चलेंगे, ठीक है। तो आइए 3 है NH3, तो ट्राई एमीन, समझे भैया, ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर रख दीजिए इसका 3। तो ये हो गए IUPAC नाम चारों के। आप ऐसे लिख देंगे, आपको पूरा 4 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए भैया प्रश्न संख्या 5 का गा क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि एल्डिहाइड के निर्माण की 4 सामान्य विधियां लिखिए। केवल रासायनिक समीकरण ही आपको देना है। हर एक विधि जो है वो 1 नंबर की है। 4 सामान्य विधियां लिखनी है आपको, ठीक है। तो पहली विधि हम चलते हैं प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। तो देखिए भैया ये हमने ले ली प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH, ठीक है। इसका हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, यानी K2Cr2O7 प्लस H2SO4 इनके द्वारा, ठीक है। तो जब हम इनके द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे तो आप इसकी रचना पर ध्यान दीजिए। भाई ये लिखा हुआ है R सिंगल बांड C H H और सिंगल बांड OH, ये लिखा हुआ है, ठीक है भैया। तो ये इतना जो भाग है इसका ये H2O बन के निकल जाएगा, कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी, उस 2 वैलेंसी के साथ में ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा RCHO प्लस H2O, ये हो गई। समझ में आई बात। ये डबल बॉन्ड के साथ में इस तरह से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो ये आपका बन गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया, ठीक भैया। आप चाहें तो एक उदाहरण भी आप दे सकते हो, एग्जाम्पल एक दे दीजिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जैसे हमने ले लिया एथिल एल्कोहल, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस O, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक भैया। तो अब क्या होगा, CH3 CHO एस्टेल्डिहाइड बन जाएगा प्लस H2O, तो ये क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड। ये एसिटेल्डिहाइड बन गया। ये एथिल एल्कोहल थी,
अब हम दूसरी विधि पर चलते हैं। दूसरी विधि भी प्राथमिक एल्कोहल से ही संबंधित है। तो प्राथमिक एल्कोहल के उत्प्रेरित विहाइड्रोजनीकरण द्वारा तो भैया विहाइड्रोजनीकरण प्राथमिक एल्कोहल का करिए। तो किसके द्वारा जो है विहाइड्रोजनीकरण आप करेंगे? तो उसके लिए हम कॉपर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भैया? कॉपर का। तो ये ले लीजिए, हमने ले लिया प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। तो इस प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को आपको कॉपर उत्प्रेरक पर जो 300 डिग्री सेल्सियस तापमान का गर्म है उसके ऊपर से प्रवाहित कर दीजिए इसको। तो प्रवाहित करोगे तो क्या होगा? इसमें से हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी इसमें से। मतलब कुल मिला के हाइड्रोजन का विस्थापन ही विहाइड्रोजनीकरण बोला जाता है, यानी हाइड्रोजन का विस्थापित हो जाना, ठीक है, इसमें से निकल जाना हाइड्रोजन का विहाइड्रोजनीकरण बोला जाता है। और उत्प्रेरित इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक क्रिया हो रही है। तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल दे दीजिए आप। अब इसमें जो है अगर आप मेथिल एल्कोहल लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, एथिल एल्कोहल लोगे तो एसिटल्डिहाइड ऐसे बन जाएगा। तो आप आसान वाला रखिए, एक याद कर लोगे, कई में प्रयोग हो जाएगा। तो CH3 CH2OH कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये बन जाएगा एस्टल्डिहाइड और हाइड्रोजन निकल जाएगी। बात भैया समझ गए? अच्छा, अगला क्या है? नंबर 3, कार्बोक्सिलिक अम्लों कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन लवणों के कर दीजिए, लवणों के शुष्क आसवन द्वारा। समझ में आई बात भैया? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, समझ में आई बात?